ये कहानी केरल के कोल्लम जिले के कल्लुवाथुक्कल नाम के गांव से शुरू होती है। यहाँ एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम था विष्णु। विष्णु ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ITI का कोर्स किया और एक नौकरी करने लगा। जब विष्णु 21 साल का था तब उसकी मुलाकात रेशमा नाम की एक लड़की से हुई। रेशमा उस वक्त 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रेशमा और विष्णु की जान पहचान एक पारिवारिक कनेक्शन के जरिए हुई थी। दरअसल रेशमा की दोस्ती विष्णु के बड़े भाई रंजीत की पत्नी आर्या और विष्णु की भांजी ग्रीष्मा से थी। आर्या और ग्रीष्मा रेशमा की बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो हमउम्र थीं और एक ही स्कूल में पढ़ी थीं। अपनी सहेलियों से मिलने के लिए रेशमा अक्सर विष्णु के घर आया जाया करती थी। इसी आने जाने के दौरान विष्णु की नजर रेशमा पर पड़ी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुईं और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। परिवारों की रजामंदी के बाद साल 2017 में विष्णु और रेशमा की भी बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रेशमा के घर में आने से उसकी सहेलियां यानी आर्या और ग्रीष्मा भी बहुत खुश थीं। इनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद रेशमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। विष्णु और रेशमा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। समय बीतता गया। एक दिन रेशमा ने विष्णु से एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन की मांग की। पहले वो एक साधारण फोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब उसे भी इंटरनेट की दुनिया देखनी थी। अपनी पत्नी की खुशी के लिए विष्णु ने उसे एक नया स्मार्टफोन दिला दिया, लेकिन यही वो पल था जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। स्मार्टफोन हाथ में आते ही रेशमा की दुनिया बदल गई। वो सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक की दुनिया में खोने लगी। धीरे धीरे उसे मोबाइल की ऐसी लत लग गई कि उसे घर गृहस्थी और परिवार के बाकी कामों का भी होश नहीं रहता था। वो घंटों तक फोन में ही लगी रहती। विष्णु को ये बात खटकने लगी। जब भी विष्णु घर आता वो देखता कि रेशमा फोन में व्यस्त है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विष्णु उसे समझाता कि वो फोन का इस्तेमाल कम करे और परिवार पर ध्यान दे, लेकिन रेशमा पर इसका कोई असर नहीं होता था। रेशमा की ये आदत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और साल 2020 आ गया। कोरोना महामारी का दौर शुरू हो चुका था और लोग घरों में कैद थे। ऐसे में रेशमा का मोबाइल प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया। विष्णु और रेशमा के बीच अब अक्सर झगड़े होने लगे थे, लेकिन रेशमा अपनी दुनिया में ही मग्न थी। साल 2020 के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने विष्णु के मन में शक का बीज बो दिया। एक दिन विष्णु के कुछ दोस्तों ने उसे फोन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेशमा को वर्कला में देखा है। वर्कला उनके घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर एक मशहूर टूरिस्ट जगह है जहां समुद्र का किनारा है। विष्णु हैरान रह गया। रेशमा ने उसे बताया ही नहीं था कि वो घर से बाहर जा रही है और वो भी इतनी दूर। विष्णु ने तुरंत रेशमा को फोन मिलाया और पूछा कि वो कहाँ है। रेशमा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि उनकी बेटी घर में बहुत रो रही थी और परेशान कर रही थी, इसलिए वो उसे बहलाने के लिए बाहर घुमाने ले आई है। विष्णु को ये बात अजीब लगी कि बच्चे को बहलाने के लिए कोई इतनी दूर वर्कला क्यों जाएगा। फोन पर दोनों की बहस हुई, लेकिन फिर बात शांत हो गई। विष्णु खुद अपनी बाइक लेकर गया और रेशमा को रास्ते में एक जगह से पिक किया। रेशमा बस से वापस आ रही थी। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन विष्णु के मन में ये सवाल रह गया कि आखिर रेशमा वहाँ क्यों गई थी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से विष्णु की नौकरी छूट गई। घर के हालात खराब होने लगे। पैसों की इतनी तंगी हो गई कि विष्णु को अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद विष्णु अपनी पत्नी रेशमा और बेटी को लेकर अपने ससुराल रहने चला गया। रेशमा के पिता का नाम सुदर्शन पिल्लई था। वो पेशे से एक कारपेंटर थे और उनका घर पास ही के एक इलाके में था। अब विष्णु और रेशमा वहीं रहने लगे। वक्त गुजरता गया और साल 2021 आ गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि नए साल की शुरुआत एक भयानक घटना के साथ होने वाली है। तारीख थी 5 जनवरी 2021। रोज की तरह रेशमा के पिता सुदर्शन पिल्लई सुबह जल्दी उठे। नहाने धोने के बाद वो पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में गए। जब वो मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपने घर के पास वाले एक सुनसान खेत से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर वो आवाज की दिशा में आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सूखे पत्तों का एक ढेर लगा हुआ है और रोने की आवाज उसी ढेर के नीचे से आ रही थी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत अपने दामाद विष्णु को आवाज लगाई, जो पास ही में टहल रहा था। विष्णु दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दोनों ने मिलकर जब उन सूखे पत्तों को हटाया तो जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्तों के नीचे एक नवजात बच्ची पड़ी थी। वो बच्ची बिल्कुल अभी जन्मी लग रही थी। शायद कुछ ही घंटे पहले वो रो रही थी और बहुत ही नाजुक हालत में थी। विष्णु ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्ची को उठाया और तुरंत तिरुवनंतपुरम के अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने बच्ची को डॉक्टरों के हवाले किया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन अफसोस तमाम कोशिशों के बावजूद उस नन्ही सी जान को बचाया नहीं जा सका। कुछ ही घंटों बाद अस्पताल में उस बच्ची की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी माँ है जिसने अपनी ही कोख से जन्मी बच्ची के साथ
इतनी क्रूरता की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को लगा कि शायद किसी कुंवारी लड़की ने या किसी महिला ने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए ऐसा किया होगा। पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की, क्या किसी ने किसी बाहरी व्यक्ति को आते देखा था, क्या कोई संदिग्ध दिखा था, लेकिन किसी ने भी गांव में किसी अजनबी को नहीं देखा था। इससे एक बात साफ हो गई कि ये काम गांव के ही किसी व्यक्ति का हो सकता है। पुलिस ने एक अहम कदम उठाया। उन्होंने उस मृत बच्ची का डीएनए सैंपल लिया। पुलिस ने फैसला किया कि वो उस इलाके के सभी संदिग्ध लोगों और नवविवाहित जोड़ों का डीएनए टेस्ट करवाएगी ताकि बच्ची के माता पिता की पहचान हो सके। जांच के इस दायरे में बच्ची को बचाने वाले विष्णु और उसकी पत्नी रेशमा को भी शामिल किया गया, क्योंकि वो भी उसी इलाके में रहते थे। हालांकि पुलिस को उन पर कोई शक नहीं था, ये बस एक प्रक्रिया का हिस्सा था। डीएनए सैंपल देने के बाद मामला थोड़ा शांत हो गया। सरकारी लैब से रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, इसलिए सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। इसी बीच विष्णु को अबू धाबी में नौकरी मिल गई। फरवरी के महीने में वो अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर पैसे कमाने विदेश चला गया। जाते जाते उसने अपनी पत्नी रेशमा को एक नया और महंगा फोन दिला दिया था ताकि वो वीडियो कॉल पर बात कर सके। जून 2021 का महीना आ गया। बच्ची की मौत को 5 महीने बीत चुके थे। तभी पुलिस के पास फोरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उस लावारिस बच्ची के माता पिता कोई और नहीं बल्कि रेशमा और विष्णु ही हैं। ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। वो तुरंत रेशमा के घर पहुंचे। जब पुलिस ने परिवार को बताया कि वो मरी हुई बच्ची रेशमा और विष्णु की ही थी, तो घर का हर सदस्य सन्न रह गया। रेशमा के पिता और उसकी मां को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि रेशमा पिछले कई महीनों से उनके साथ ही रह रही है। अगर वो गर्भवती होती तो परिवार वालों को पता कैसे नहीं चलता। एक ही छत के नीचे रहते हुए कोई अपनी प्रेगनेंसी कैसे छुपा सकता है। रेशमा की मां ने पुलिस को बताया कि रेशमा की सिर्फ एक ही बेटी है जो 3 साल की है। उसके बाद वो कभी गर्भवती नहीं हुई। लेकिन साइंस झूठ नहीं बोलता। डीएनए रिपोर्ट 100% सही थी। पुलिस को यकीन हो गया कि रेशमा ही मुजरिम है। पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में जब रेशमा से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उसने जो सच उगला वो किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब था। रेशमा ने कबूल किया कि वो बच्ची उसी की थी। उसने ही 5 जनवरी की सुबह घर के बाथरूम में उस बच्ची को जन्म दिया था और फिर चुपके से उसे घर के पीछे खेत में ले जाकर सूखे पत्तों के नीचे छुपा दिया था ताकि वो मर जाए। लेकिन सवाल ये था कि एक माँ ऐसा क्यों करेगी और पति के साथ रहते हुए भी उसने ये बात क्यों छुपाई। रेशमा ने बताया कि ये सब फेसबुक की वजह से हुआ। उसने बताया कि करीब 1.5-2 साल पहले उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था। वहाँ उसकी दोस्ती आनंदू नाम के एक लड़के से हुई। आनंदू से चैट करते करते रेशमा को उससे प्यार हो गया। वो अपने पति और परिवार से दूर होती गई और दिन रात आनंदू के ख्यालों में खोई रहने लगी। रेशमा ने बताया कि वो आनंदू से कभी मिली नहीं थी, न ही उसने कभी उसकी आवाज सुनी थी, न उसे कभी वीडियो कॉल पर देखा था। उनकी बातें सिर्फ मैसेंजर पर टेक्स्ट के जरिए होती थी। बातों ही बातों में उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि वे साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। रेशमा ने आनंदू को बता दिया था कि वो शादीशुदा है, लेकिन आनंदू ने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी रेशमा को अपनाने के लिए तैयार था। फिर वो समय आया जब रेशमा गर्भवती हो गई। ये बच्चा उसके पति विष्णु का ही था, लेकिन रेशमा अब मानसिक रूप से पूरी तरह आनंदू की हो चुकी थी। उसने आनंदू को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। इस पर आनंदू ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे को नहीं। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मार डालना। प्यार में अंधी हो चुकी रेशमा ने उस अनजान शख्स की बात मान ली। उसने अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपाने का फैसला किया। वो ढीले ढाले कपड़े पहनती थी ताकि उसका पेट किसी को दिखाई न दे। उसने खाना कम कर दिया था। उसने एक टाइट बेल्ट का इस्तेमाल भी किया जिसे टमी टकर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक क्रिप्टिक प्रेगनेंसी जैसा मामला बन गया था जिसमें कई बार महिला के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं दिखते। यही वजह थी कि उसके पति और माता पिता को भी भनक नहीं लगी। 5 जनवरी की सुबह जब उसे लेबर पेन हुआ तो वो बाथरूम में गई, खुद ही बच्चे को जन्म दिया। गर्भनाल को बिना काटे बच्चे को उठाया और खेत में फेंक आई। वो बस इस इंतजार में थी कि बच्चा मर जाए और वो अपने प्रेमी आनंदू के साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करे। रेशमा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उस आनंदू की तलाश में जुट गई। पुलिस ने रेशमा का फेसबुक अकाउंट खंगाला। साइबर सेल की मदद ली गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि आनंदू नाम की उस आईडी का कोई डिजिटल फुटप्रिंट सही से नहीं मिल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को एक सुराग मिला। रेशमा जिस नंबर से इंटरनेट चलाती थी वो सिम कार्ड उसकी जेठानी आर्या के नाम पर था। साथ ही पुलिस को पता चला कि रेशमा का एक पुराना फोन उसकी ननद और सहेली आर्या और ग्रीष्मा के पास था। पुलिस को लगा कि शायद आर्या को आनंदू के बारे में कुछ पता हो सकता है या उस पुराने फोन में कोई सुराग मिल सकता है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आर्या को 24 जून को थाने बुलाया। पुलिस का मकसद सिर्फ जानकारी लेना था। उन्हें आर्या पर कोई शक नहीं था। जिस दिन आर्या को पुलिस के पास जाना था उसी दिन सुबह आर्या और उसकी भतीजी ग्रीष्मा अचानक गायब हो गई। घर वाले परेशान हो गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन
25 जून को पुलिस को गांव के पास ही बहने वाली इत्तीकारा नदी से 2 लाशें मिली। ये लाशें आर्या और ग्रीष्मा की थी। दोनों ने नदी में कूदकर खुद की जान ली थी। पुलिस को ग्रीष्मा के कमरे से एक नोट भी मिला। उस नोट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बच्चे की मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमें माफ कर दो। पुलिस और पूरा गांव सन्न रह गया। आखिर रेशमा के केस से इन दोनों लड़कियों का क्या लेना देना था? पुलिस ने जांच तेज कर दी। उन्होंने ग्रीष्मा के एक दोस्त से पूछताछ की। उस दोस्त ने जो खुलासा किया, उसने इस पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी, लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। ग्रीष्मा के दोस्त ने और बाद में पुलिस की साइबर जांच ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में आनंदू नाम का कोई लड़का था ही नहीं। दरअसल हुआ यह था कि रेशमा शादी के बाद से ही हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी। उसकी सहेलियां आर्या और ग्रीष्मा उसे चिढ़ाना चाहती थी या शायद उसे सबक सिखाना चाहती थी कि वो परिवार पर ध्यान दे। इसलिए ग्रीष्मा ने एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और उसका नाम रखा आनंदू। उसने रेशमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रेशमा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद आर्या और ग्रीष्मा ने मिलकर आनंदू बनकर रेशमा से चैट करना शुरू किया। शुरू में ये सिर्फ एक मजाक था। वो देखना चाहती थी कि रेशमा क्या करती है, लेकिन रेशमा उस फर्जी प्रोफाइल के प्यार में इतनी गंभीर हो गई कि उसे दिन रात की सुध नहीं रही। आर्या और ग्रीष्मा को ये मजाक बहुत भारी पड़ने लगा, लेकिन वो डर गईं कि अब अगर उन्होंने सच बताया तो रेशमा गुस्सा होगी, इसलिए उन्होंने ये नाटक जारी रखा। जब रेशमा ने चैट पर बताया कि वो गर्भवती है तो आर्या और ग्रीष्मा को लगा कि रेशमा झूठ बोल रही है। उन्हें पता था कि रेशमा घर पर ही है और उन्हें उसका पेट निकला हुआ नहीं दिखा था। उन्हें लगा रेशमा बस आनंदू को परखने के लिए या उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक कर रही है। इसलिए उस झूठ का जवाब देने के लिए उन्होंने आनंदू बनकर मजाक में कह दिया कि अगर बच्चा है तो उसे मार डालो, तभी हम साथ रह पाएंगे। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि रेशमा सच में गर्भवती है और वो सच में उनके कहे अनुसार अपने बच्चे को फेंक आएगी। जब रेशमा पकड़ी गई और पुलिस ने आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया तो आर्या और ग्रीष्मा बुरी तरह डर गईं। उन्हें एहसास हो गया कि उनके एक प्रैंक की वजह से रेशमा ने अपने बच्चे को मार डाला है। उन्हें लगा कि अब पुलिस उन्हें ही बच्चे के कत्ल का जिम्मेदार मानेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। समाज की बदनामी और पुलिस के डर से दोनों लड़कियों ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया और नदी में कूद गईं। इस तरह एक फेसबुक मजाक ने 3 जानें ले ली। रेशमा को जब जेल में पता चला कि आनंदू कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सहेलियां थी तो उसे गहरा सदमा लगा। उधर विष्णु जो विदेश गया था पैसे कमाने, जब लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी पत्नी जेल में थी, उसकी बच्ची मर चुकी थी, उसकी भाभी और भांजी मर चुकी थी, पूरा परिवार बिखर गया था। आज रेशमा जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे।